मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, मेरे बारे में कुछ कहना नहीं, चुपचाप बैठे रहो, कुछ बोलना नहीं। नहीं नहीं, मैं डिक्टेटर नहीं बन रहा। एक्चुअली ये लाइन्स एक गाने की लिरिक्स हैं। अगर आप 90s किड हैं तो आपने 94 में आई गोविंदा के फिल्म गैम्बलर का ये गाना जरूर सुना होगा। गाना गाया था उस टाइम के जाबड़ रैपर देवांग पटेल ने, लेकिन लगता है इस गाने को सिर्फ आपने ही नहीं बल्कि एक और बेहद खास व्यक्ति ने चुपके चुपके सुन लिया था। अब ये खास व्यक्ति बस सुन के एंजॉय कर लेते तो भी ठीक था। हद तो ये हो गई कि अब ये इस गाने को वर्ड टू वर्ड फॉलो भी कर रहे हैं। देखिए, ये व्यक्ति अपनी निजी जिंदगी में ये करूं या वो करूं करते रहते तो कोई बात ही नहीं थी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यह है कि इस खास व्यक्ति के ये करूं और वो करूं के चक्कर में इनके खुद के देश में और पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। ये खास व्यक्ति और कोई नहीं है बल्कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति साहब हैं, डोनाल्ड ट्रंप। शपथ लेने के महज कुछ ही घंटों में फास्ट ट्रैक अंदाज में इन्होंने पहले की सरकार के 78 से ज्यादा फैसले धड़ाधड़ बदल दिए, धड़ाधड़ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिए। ऐसा लग रहा है ट्रंप को जनता ने एक दिन का प्रेसिडेंट बनाया हो और वो नायक मूवी के अनिल कपूर की तरह एक घंटा भी वेस्ट नहीं करना चाहते। लेकिन ट्रंप साहब ने पहले ही दिन अपने काम करने के स्टाइल से बता दिया कि आने वाला समय कैसा होने वाला है। हालांकि ट्रंप को यूं ही कंट्रोवर्सी किंग नहीं कहा जाता। ये टाइटल हासिल करने में इन्होंने अच्छी खासी मेहनत की है। शपथ लेने के तुरंत बाद इन्होंने कहा कि भाई इलीगल इमिग्रेंट्स को बर्थ राइट सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। फिर कहा ड्राइवर गाड़ी निकालो, हमें WHO से बाहर जाना है। फिर कहा क्लाइमेट चेंज बकवास है, अमेरिका पेरिस समझौते जैसी फालतू चीजों में शामिल नहीं होगा, ड्राइवर यहां से भी निकलो। ट्रंप का कार्बन एमिशन या ग्रीन हाउस एमिशन से कोई लेना देना है ही नहीं। ड्रिल बेबी ड्रिल कहते कहते ट्रंप ने देश में एनर्जी इमरजेंसी लगा दी। फिर थर्ड जेंडर, ये क्या होता है? ये सब वो कल्चर अमेरिका में नहीं चलेगा, इसको भी हटाओ। फिर ब्रिक्स देशों को 100% टैरिफ की धमकी दे डाली। इन धमकी से कुछ नहीं हुआ, बस दुनिया भर के शेयर मार्केटों में बड़ा सा भूचाल आ गया। इन्वेस्टर्स के लाखों करोड़ रुपए स्वाहा हो गए, बस, ज्यादा नहीं। इनके फैसले इतने कंट्रोवर्शियल हैं कि इनके खुद के देश के 22 स्टेट्स और इनकी ही पार्टी के कुछ सांसदों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया है। इनके फैसलों को अमेरिकी संविधान का हनन बताया जा रहा है और इनके फैसलों को कोर्ट में चुनौती दी गई है। दोस्तों, आज के एपिसोड में बात करेंगे ट्रंप के फैसलों के बारे में, समझेंगे कि आखिर ट्रंप ऐसे फैसले ले क्यों रहे हैं। क्या ट्रंप वाकई सनक गए हैं या ये सारे काम करने के पीछे कोई शातिर चाल है? इन फैसलों से दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? क्या वाकई ट्रंप ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने को लेकर सीरियस हैं? क्यों कहा जा रहा है कि अगर ट्रंप 100% टैरिफ लगाते हैं तो अमेरिका बड़ी महंगाई की चपेट में आ जाएगा? क्या अमेरिका के पेरिस समझौते से बाहर निकलने से दुनिया में क्लाइमेट चेंज को लेकर चल रही जंग धीमी हो जाएगी? क्या अमेरिका के WHO के बाहर होने से दुनिया पर हेल्थ क्राइसिस आ जाएगी? इन सभी सवालों के मिलेंगे जवाब अगर वीडियो देखेंगे आप लास्ट तक। आप देख रहे हैं द फोर्थ डायमेंशन, मेरा नाम है अमृत। ट्रंप साहब जैसे ही राष्ट्रपति की गद्दी पर बैठे, इन्होंने अपने कई फैसलों को लागू करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया। सबसे ज्यादा विवादित फैसला माना जा रहा है बर्थ राइट सिटीजनशिप न देने का। दरअसल अमेरिका के संविधान में लिखा है कि अगर बच्चे का जन्म अमेरिका में हुआ तो उसे जन्म से ही अमेरिकी नागरिक माना जाता है। देखिए, माना जाता है कि अमेरिका की बुनियाद ही इमिग्रेंट्स हैं। इमिग्रेंट्स से ही तो ये देश बना था। बर्थराइट सिटीजनशिप उन इमिग्रेंट्स फैमिली को सेफ्टी और स्टेबिलिटी देता है जो ग्रीन कार्ड के लिए इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस प्रथा को अब ट्रंप बंद करना चाहते हैं। अब बच्चे को बर्थराइट सिटीजनशिप नहीं मिलेगी अगर उसकी मां जन्म देते वक्त इलीगली अमेरिका में रह रही थी और बच्चे का पिता अमेरिकी नागरिक या परमानेंट रेजिडेंट नहीं था। इसके अलावा अगर मां लीगली भी रह रही थी लेकिन रेजिडेंस परमानेंट नहीं था, तब भी सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। यानी अब अमेरिका में जन्मे हर बच्चे को बर्थराइट सिटीजनशिप का अधिकार नहीं मिलेगा। केवल उन बच्चों को अमेरिकी बर्थराइट सिटीजनशिप मिलेगी जिनके माता पिता में से कम एक परमानेंट अमेरिकी नागरिक हो। हालांकि ये आदेश 30 दिनों बाद यानी 20 फरवरी से लागू होगा। अब इस फैसले से हो ये रहा है कि माता पिता अपने बच्चों की डिलीवरी 20 फरवरी से पहले कराने की कोशिश में जुटे हैं। गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं कि समय से पहले डिलीवरी बच्चे और मां दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन हॉस्पिटल्स में समय से पहले सिजेरियन डिलीवरी करवाने वालों की भीड़ लगी है। इस फैसले का प्रभाव न केवल इलीगल इमिग्रेंट्स पर पड़ेगा बल्कि H1B वीजा पर रह रहे इंडियन फैमिलीज पर भी इसका गहरा असर होगा।
H1B वीजा पर रह रही इंडियन फैमिलीज बर्थराइट सिटीजनशिप के जरिए स्थिरता की उम्मीद करते हैं, एक नए भविष्य की उम्मीद करते हैं। H1B वीजा होल्डर्स पहले से ही ग्रीन कार्ड के लिए लंबा इंतजार कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर उनके बच्चे 20 फरवरी के बाद पैदा होते हैं तो उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप का यह कदम अमेरिका में इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए उठाया गया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए सिर्फ ये काम नहीं किया, बल्कि मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी भी लगा दी है। अमेरिका में इलीगल इमिग्रेशन के लिए सबसे बड़ा हॉटस्पॉट अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर को ही माना जाता है। बाकी कनाडा की तरफ से भी बॉर्डर क्रॉस की जाती है, लेकिन मैक्सिको अमेरिका बॉर्डर इसलिए हॉटस्पॉट है क्योंकि एक तो ये बहुत लंबी है और हर जगह सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग नहीं होती। यूनाइटेड स्टेट्स बॉर्डर पेट्रोल ने अकेले 2021 में लगभग 11 लाख लोगों को बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़ा। और सिर्फ इलीगल इमिग्रेशन ही नहीं, इस रूट से ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग्स स्मगलिंग भी धड़ल्ले से होती है। फॉक्स बिजनेस कॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले 2023 में इलीगल इमिग्रेशन से अमेरिकी टैक्स पेयर्स को 150.7 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। 150.7 बिलियन डॉलर मायने रखता है। इसीलिए अमेरिका में इलीगल इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ट्रंप को अमेरिकी लोगों ने इसीलिए जिताया कि वो इस बारे में कुछ काम कर सकें। इनफैक्ट पिछले टेन्योर में ट्रंप ने एक बड़ी सी दीवार बनाने की शुरुआत की थी, लेकिन ये दीवार पूरी नहीं बन पाई। हालांकि जमीन के नीचे सुरंगें बनाकर या दूसरे रास्ते से लोग एंटर कर जाते हैं। इस टेन्योर में ट्रंप ने मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी लगा दी और हजारों नेशनल गार्ड्स को तैनात कर दिया है और इलीगल इमिग्रेशन पर बाज की नजर रखने को कहा गया है। ट्रंप के दूसरे कंट्रोवर्शियल फैसलों में से एक है WHO को टाटा बाय बाय बोल देना। देखिए, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में बना था। ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशल एजेंसी है। सीधी भाषा में कहूं तो यह इंटरनेशनल लेवल पर हेल्थ को इंश्योर करती है। इस एजेंसी ने कई ग्लोबल हेल्थ अचीवमेंट्स को हासिल करने में मदद की है, जैसे 1978 की एल्मा एटा डिक्लेरेशन ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर, इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, टोबैको कंट्रोल एटसेट्रा। WHO के मेंबर कंट्रीज ने हार्ट डिजीजेज, डायबिटीज, कैंसर, क्रॉनिक लंग्स डिजीज और अन्य डिजीज के प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए ग्लोबल टारगेट्स भी सेट किए हैं। कोविड-19 के समय इस एजेंसी का कंट्रीब्यूशन हम कैसे भूल सकते हैं। ऑब्वियसली कुछ कमियां भी हैं WHO में, हम कमियों को दूर करने का ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसके एग्जिस्टेंस को ही इनवैलिड मान लेना एक गलत अप्रोच होगा। बहरहाल यह सब कम शब्दों में बताने का मकसद यही था कि WHO एक इंपॉर्टेंट एजेंसी है। इनफैक्ट अमेरिकी सरकार WHO के बनने से लेकर अब तक WHO के साथ एक्टिवली जुड़ी रही थी और फाइनेंशियल और टेक्निकल एड भी देती थी। लेकिन ट्रंप साहब ने WHO से अमेरिकी मेंबरशिप को वापस लेने का भी ऑर्डर दे दिया है। हालांकि यह बर्थराइट सिटीजनशिप फैसले के जैसे एक महीने में लागू नहीं होगा, बल्कि अमेरिका को WHO से बाहर निकलते निकलते करीब 1 साल लग जाएगा। अमेरिका के WHO से बाहर निकलने का मतलब है कि WHO को अमेरिका की कोई फंडिंग नहीं मिलेगी। देखिए, 2022-23 के लिए WHO का बजट 6.12 बिलियन डॉलर था और 2024-25 के लिए 6.83 बिलियन डॉलर का बजट अप्रूव किया गया है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका WHO को सबसे ज्यादा पैसा देता है। सिर्फ पिछले दशक की बात करें तो अमेरिका का योगदान सालाना 163 मिलियन डॉलर से 816 मिलियन डॉलर के बीच था। 2023 में तो WHO के कुल बजट का लगभग 20% हिस्सा अमेरिका ने प्रोवाइड कराया था। लेकिन ट्रंप साहब का मानना है कि मुर्गी हमारी अंडा खाए कोई और, यानी अमेरिका WHO को जितना पैसा देता है उतना फायदा तो उसको होता नहीं। इनफैक्ट इसका फायदा दूसरे देशों को ज्यादा होता है। ट्रंप ये बात अभी से नहीं मान रहे। अपने पिछले टेन्योर में भी ट्रंप ने यह फैसला लिया था, हालांकि बाद में बाइडेन ने इस फैसले को पलट दिया था। लेकिन इस बार ट्रंप अमेरिका को WHO से बाहर करके ही मानेंगे। अब सवाल यही है कि ट्रंप के इस फैसले का असर दुनिया में कैसे पड़ेगा। देखिए, आपको अभी बताया कि अमेरिका का WHO के रीसेंट बजट में लगभग 20% का शेयर है। वहीं चाइना 15% और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन 9% फंडिंग करते हैं। अब ट्रंप के फैसले के बाद अमेरिकी फंडिंग रुक जाएगी तो जाहिर है WHO के हेल्थ प्रोग्राम पर इसका असर पड़ेगा ही। माना जा रहा है कि इस फैसले से HIV, TB और अन्य इमरजेंसी हेल्थ प्रोग्राम जरूर अफेक्टेड होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि HIV जैसी बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाले प्रोग्राम के कुल बजट का 75% और TB से लड़ने वाले प्रोग्राम के कुल बजट का 50% तक सिर्फ और सिर्फ अमेरिका देता है। इसके अलावा फ्लू और अन्य बीमारियों की निगरानी में मुश्किलात आ सकती हैं।
देखिए, ट्रंप के फैसले का असर दुनिया पर तो पड़ेगा ही, लेकिन फैसले की आंच अमेरिका के हाथ भी झुलसाएंगे। इस फैसले से अमेरिका के हेल्थ सिस्टम पर भी नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि WHO एक हेल्थ एजेंसी तो है ही, इसके साथ ही एक बहुत बड़ा डेटाबेस भी है। WHO दुनिया भर के हेल्थ से जुड़ी खबरों पर और खतरों पर नजर रखता है। तरह तरह की रिसर्च के डेटा इसके पास होते हैं। इस डेटा के बेसिस पर यह सभी देशों को जानकारी देता है। लेकिन ट्रंप के फैसले से अब अमेरिका को इस हेल्थ डेटा तक पहुंच नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा इस फैसले से WHO पर चाइना और रशिया का अपना नजरिया थोपने का रास्ता भी खुला छूट गया है। WHO को टाटा बाय बाय कहने के बाद ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते से भी अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। पेरिस जलवायु समझौता क्या है? यह समझौता एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। किस पर है? क्लाइमेट चेंज पर है। शॉर्ट में बताऊं तो इसका मकसद है दुनिया के सभी देश कुछ ऐसा काम करें जिससे दुनिया में ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम हो और जिससे ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर में बढ़ोतरी प्री इंडस्ट्रियल लेवल से एनी हाउ 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहे। आसान भाषा में दुनिया एक क्रिटिकल पॉइंट से ज्यादा गर्म ना हो। अगर हो गई तो इसके ऐसे परिणाम होंगे जिसके इंसान ने कल्पना भी नहीं की होगी। प्रकृति के प्रलय, कोहराम, तांडव सब देख लेगा इंसान। दुनिया गर्म ना हो इसलिए देशों से अपील की जाती है कि वो क्लीन एनर्जी में शिफ्ट हों, अपने यहाँ झाड़ वाड़ ज्यादा लगवाएं ताकि एक बड़ा कार्बन सिंक पैदा हो, अपने यहाँ कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग न करें या कम से कम करें। अब दुनिया में सबसे बड़ा CO2 एमिटर देश है चीन, फिर इसके बाद आता है अमेरिका और फिर अपना प्यारा भारत। हालांकि इंडिया और चीन जैसे देश कहते हैं कि हम क्लीन एनर्जी में शिफ्ट तो होंगे और जरूर होंगे, लेकिन हमको एनर्जी ट्रांजिशन में यूरोप के देशों जैसे डेवलप्ड देशों से ज्यादा समय लगेगा। भारत का कहना है कि इन डेवलप्ड नेशंस ने तो 200 साल पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करके CO2 छोड़कर अपने आप को डेवलप बना लिया है और दुनिया को गर्म कर दिया। अब जब हमारी बारी आई आगे बढ़ने की तो क्लाइमेट चेंज का ज्ञान दिया जा रहा है। पर एटलीस्ट इंडिया और चीन ग्लोबल वार्मिंग को मानते तो हैं। ट्रंप भाई साहब तो गजबई हैं, इसको मानते ही नहीं। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज ट्रंप के लिए एक मनगढ़ंत वैज्ञानिक कहानी है। ट्रंप इसे सीरियसली नहीं लेते। इनफैक्ट एक्स प्रेसिडेंट बाइडेन का क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में विश्वास था, लेकिन ट्रंप साहब ने क्लीन एनर्जी को ग्रीन न्यू स्कैम कह दिया। ट्रंप ने तो सत्ता में आते ही एनर्जी इमरजेंसी लगा दी थी। नेशनल एनर्जी इमरजेंसी मतलब ऐसे काम अग्रेसिवली करना जिससे अमेरिका एनर्जी के लिहाज से सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए। ट्रंप बिना लाग लपेट के कहते हैं कि हमारे पैरों के नीचे लिक्विड गोल्ड है और हम दुनिया में फ्यूल और एनर्जी के लिए दूसरे देशों की तरफ देख रहे हैं। ट्रंप फॉसिल फ्यूल को लिक्विड गोल्ड कहते हैं। ट्रंप ने ड्रिल बेबी ड्रिल का नारा भी खूब चलाया, यानी ट्रंप अमेरिका में ड्रिलिंग के जरिए फॉसिल फ्यूल के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, क्लीन एनर्जी को नहीं। ट्रंप ने साफ इशारा कर दिया है कि हमको नहीं करना कार्बन एमिशन कम। अब कार्बन एमिशन होता है तो होता रहे, दुनिया गर्म होती है तो होती रहे, अपने को तो बिजनेस करने से मतलब है बस। अमेरिका फर्स्ट, यानी अमेरिका का हित सबसे ऊपर। चूंकि अमेरिका में इंडस्ट्रीज की वजह से ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन ज्यादा है, इसलिए ट्रंप ने पेरिस समझौते को देश के आर्थिक हितों के खिलाफ बताया और इससे अलग होने की घोषणा कर दी। अब ट्रंप ने जैसे ही ये घोषणा की वैसे ही दुनिया भर में ग्रीन एनर्जी कंपनियों के शेयर नीचे चले गए और अमेरिकी कंपनी SLB के शेयर में तेजी देखी गई। SLB दुनिया की सबसे बड़ी सर्विस ऑयल एंड गैस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि अमेरिका का पेरिस समझौते से हाथ खींचने से पूरी दुनिया में एक रॉन्ग मैसेज जाएगा और ग्रीन हाउस गैस के एमिशन पर रोक लगाने का प्रोग्राम बैकफुट पर जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और यह है ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ की धमकी। यह ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो नहीं, लेकिन ट्रंप इस दिशा में सोच जरूर रहे हैं। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को फिर से चेताया है कि अगर इन्होंने ग्लोबल ट्रेड में डॉलर का यूज बंद किया या यूज कम करने के लिए कोई भी पॉलिसी बनाई तो अमेरिका इन पर 100% टैरिफ ठोक देगा। ब्रिक्स देश मतलब ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। हालांकि ट्रंप की बात को सिर्फ एक धमकी माना जा रहा है, इसको प्रैक्टिकल नहीं माना जा रहा। वो इसलिए क्योंकि ब्रिक्स देशों में दुनिया की करीब 70% आबादी है, यानी ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। अगर अमेरिका इन देशों से इंपोर्ट पर 100% टैक्स लगाता है तो ये देश भी खाली तो बैठेंगे नहीं, ये भी रिवेंज टैरिफ लगा सकते हैं। और अगर रिवेंज टैरिफ लगा दिया तो अमेरिका की कंपनियों का माल इन देशों में महंगा हो जाएगा, अमेरिकी माल कम बिकेगा, जिससे अमेरिकी कंपनियां एक बड़े बाजार को खो देंगी और घाटे में चली जाएंगी। ये तो हो गया एक रीजन।
दूसरा रीजन ये है कि 100% टैरिफ लगाने से अमेरिका में महंगाई हिट कर सकती है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका में बिकने वाले ढेर सारे प्रोडक्ट जैसे कि जूते, कपड़े, मेडिसिन, ऑर्नामेंट्स, खिलौने, कुछ खास फ्रूट्स, कारें, आईटी सर्विसेज दूसरे देशों से ही तो आती हैं। सिर्फ भारत की बात करें तो 2024 में भारत का अमेरिका को किए गए एक्सपोर्ट की वैल्यू 150 अरब डॉलर थी। वहीं अमेरिका से भारत ने 75 अरब डॉलर का ही इंपोर्ट किया। यानी भारत को तो बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं। उल्टा अगर टैरिफ बढ़ा तो अमेरिका में बिकने वाले ढेर सारे प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे और ट्रंप ये नहीं चाहेंगे कि वो आते के साथ ही आम जनता को महंगाई के बोझ तले दबा दें। हालांकि ट्रंप का मानना है कि टैरिफ बढ़ा देने से अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लेकिन रिटेल कंपनियों की लागत बढ़ेगी और रिटेल कंपनियों की लागत बढ़ी तो प्रोडक्ट महंगा होगा और आम जनता को ही तकलीफ होगी। ट्रंप की इस घोषणा के चलते दुनिया भर के शेयर मार्केटों में अनसर्टेनिटी बनी रही और गिरावट देखी गई। भारत का सेंसेक्स तो 7 महीने के लो पर आ गया था, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ट्रंप टैरिफ बढ़ाने वाला कोई भी फैसला अचानक से नहीं लेंगे। इधर ट्रंप ने सत्ता पर अपनी तशरीफ रखते ही कुछ चीजें एकदम क्लियर कर दी हैं। पहली, कोई भी ऐसी ग्लोबल एंगेजमेंट खत्म करना है जिससे अमेरिका को फायदा ना हो रहा हो और उसके हितों के विरुद्ध हो, फिर चाहे वो क्लाइमेट एक्शन हो या पब्लिक हेल्थ हो या वॉर ही क्यों ना हो। ट्रंप ने यूक्रेन वॉर को खत्म करने की बात की, इजराइल गाजा वॉर को भी खत्म करने की बात की। ट्रंप ने इजराइल को युद्ध विराम समझौते के लिए मजबूर कर दिया है और उसके लिए उन्होंने अपने दोस्त नेतन्याहू पर दबाव बनाया था। चीन के मामले में भी ऐसा ही है। ट्रंप ने चीन को भी टैरिफ की धमकी दी है, लेकिन टिकटॉक ऐप को तुरंत बैन नहीं किया है। ट्रंप के फैसलों से ऐसा लग रहा है कि ट्रंप को इन सब पचड़ों में अब फंसना नहीं है, सिर्फ अमेरिका का फायदा देखना है। कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अमेरिका अब अलग थलग होने की पॉलिसी पर काम कर रहा है, पर असलियत तो यह है कि अमेरिका चीजों को लेकर अब और भी ज्यादा सेलेक्टिव होता जा रहा है। जैसे कनाडा से दिक्कत थी तो उसे 51वें स्टेट बनाने का कंट्रोवर्शियल बयान दे दिया और टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। मैक्सिको को दो टूक कह दिया कि इलीगल इमिग्रेशन और ड्रग सप्लाई रोको, नहीं तो तुम पर भी टैरिफ ठोक देंगे। वहीं पनामा कैनाल के टैरिफ को लेकर ट्रंप परेशान थे तो पनामा कैनाल को वापस अपने कंट्रोल में लेने की बात कह दी। एक तरफ ग्रीनलैंड को भी खरीदने की बात कर दी। ट्रंप ने एक और फैसला लिया है जिसको लेकर भारी कंट्रोवर्सी हो रही है और वो फैसला है थर्ड जेंडर को खत्म करना। यानी ट्रंप के लिए सिर्फ मेल और फीमेल ही एग्जिस्ट करते हैं, उसके अलावा तीसरा जेंडर है ही नहीं। और जेंडर को तय करने वाला फैक्टर सिर्फ क्रोमोसोम ही होगा, आपका मन नहीं। ट्रंप थर्ड जेंडर, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसी बात करने वालों को वोक कल्चर का हिस्सा मानते हैं। वैसे तो वोक विचारधारा को प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाली विचारधारा माना जाता है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कहा जाता है। एक प्रकार से इसको कल्चरल मार्क्सिज्म कहा जाता है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि वोक कल्चर का मतलब है सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर, रेस, क्लाइमेट चेंज और ऐसी कई चीजों को लेकर इलॉजिकल पागलपन। आजकल आपने देखा होगा कि पश्चिमी दुनिया में लोग अपने आप के लिए प्रोनाउन भी खुद डिसाइड कर रहे हैं। कहते हैं कि हमें ही, शी नहीं, दे, देम से संबोधित कीजिए। ट्रंप ने वोक कल्चर को लेकर एकदम क्रिस्टल क्लियर मैसेज दिया है कि अगर किसी भी स्कूल कॉलेज ने वोक कल्चर को बढ़ावा दिया तो फंडिंग काट दूंगा। ट्रंप एकदम मिर्जापुर के मुन्ना भैया के अंदाज में कहना चाह रहे हैं कि भाई स्कूल में पढ़ो लिखो, IAS वाईएस बनो, कहां वोक कल्चर में पढ़कर अमेरिका को पीछे घसीट रहे हो। ट्रंप तो कई बार कह चुके हैं कि इनको इस वोक वर्ड से कतई नफरत है। ट्रंप ने बार बार कहा है कि वोक को रोकना होगा, ये हमारे देश को नष्ट कर रहा है, वोक बकवास है। इसके अलावा ट्रंप ने सत्ता पर बैठते ही कैपिटल दंगों में शामिल 1500 लोगों को माफ भी कर दिया। ट्रंप के इन फैसलों के कारण ट्रंप को एक लोगों द्वारा चुना गया डिक्टेटर कहा जाने लगा है, जिसने संविधान, लोकतंत्र, स्वतंत्रता जैसे आदर्शों को कुचला। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रंप वही कर रहे हैं जिनके लिए उन्हें चुना गया था। अमेरिका की बहुसंख्यक जनता जैसा चाहती थी, ट्रंप वैसा ही कर रहे हैं। ट्रंप के समर्थकों का तर्क है कि ट्रंप की नीतियां भले ही साउंड कैसी भी करें, पर इससे एटलीस्ट अमेरिकियों का भला ही हो रहा है। यानी सही मायनों में अमेरिका फर्स्ट का कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है और अमेरिका फिर से महान बनने जा रहा है। दोस्तों, आप ट्रंप के इन फैसलों को कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है, ट्रंप एक सनकी की तरह बिहेव कर रहे हैं या एक बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिशियन की तरह? अमेरिका का आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आप ये बताइए कि आज का एपिसोड कैसा लगा। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। जल्द मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए
सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।